नमस्कार। मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। इस वीडियो में अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के क्या कारण हैं, इसके क्या गुण हैं, क्या इसके दोष हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारण, इसके जन्म के कारण। आधुनिक युग में 3 प्रकार के अधिनायक तंत्र प्रचलित हैं। पहला दलीय तानाशाही, जैसे सोवियत संघ तथा पूरी यूरोप के देशों में प्रचलित थी। द्वितीय सैनिक तानाशाही, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में प्रचलित थी। और तीसरी है फासिस्ट तानाशाही, जो स्पेन, पुर्तगाल आदि में कायम थी। मूल प्रश्न यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में तानाशाही का उदय क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने कहा था कि हम यह युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध, लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र के बजाय अधिनायकवादी राज्यों की संख्या बढ़ती गई। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ से पूर्व जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, ग्रीस आदि देशों में अधिनायकवाद की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन इन देशों में अधिनायकवाद की स्थापना के क्या कारण थे, उन पर अपन चर्चा करें तो पहला बिंदु आता वर्साय की संधि। वर्साय की संधि अन्याय पर आधारित थी। विजेता शक्तियों ने युद्ध में हारे हुए देशों पर यह संधि थोप दी थी। इस संधि के विरुद्ध हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली में लोकमत जागृत किया और वे अधिनायक बन बैठे। दूसरा, आर्थिक संकट। 1930 के बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। अधिकांश देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई, बेरोजगारी बढ़ गई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने में असफल रही। अगला बिंदु, संसदीय व्यवस्था के प्रति शंका। जर्मनी और इटली के तानाशाह संसदीय संस्थाओं की खिल्ली उड़ाया करते थे। वे लोकतंत्र को सड़ने वाली लाश के समान कहकर संसद को बातूनी लोगों की दुकान कहते थे। लेकिन और उसी समय लोकतंत्र है वो जो शैशवावस्था में ही था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों में लोकतंत्र स्थापित तो किया गया था, लेकिन इन देशों को लोकतंत्र कोई अनुभव नहीं था। वस्तुतः लोकतंत्र बाल्यावस्था में था और लोकतांत्रिक परंपराओं के अभाव में उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई। संक्षेप में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिनायकवाद के उत्कर्ष का मुख्य कारण विभिन्न देशों में फैली हुई निराशा और नाराजगी की भावनाएं थी। विश्व युद्ध के बाद में बेकारी, आर्थिक संकट और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याओं का समाधान करने में संसदीय संस्थाएं असफल सिद्ध हुई और लोगों का लोकतंत्र से मोह भंग हो गया। जब उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के जोशीले भाषण सुने तो सोचने लगे कि संभवतः ऐसे नेताओं को सत्ता सौंपने से देश की समस्याओं का हल हो सकेगा। और जनता ने इसी आकर्षण से इन तानाशाही शासकों को सत्ता सौंप दी और धीरे धीरे उन्होंने सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना कर। अब अधिनायकवाद के गुण। अधिनायक तंत्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य व्यवस्थाओं की सैद्धांतिक श्रेष्ठता के बावजूद इस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरणा के जिम्मेदार हैं। अगर अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारणों की खोज की जाए तो यह विदित होगा कि जिस देश में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष का अभाव था, वहीं अधिनायक तंत्र का उदय हुआ। जिन देशों में लोकतंत्र से लोग ऊब गए थे, वहीं अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। इसके गुण हैं, वो पहला है कुशलता एवं दक्षता। लोकतंत्र में शासन कुशलता से होता है। सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, अपितु
निर्णयों का क्रियान्वयन भी शीघ्रता से भी होता है। तीव्र गति से विकास। अधिनायक तंत्र में देश का तेजी से विकास होता है। देश में एक ही नेता, एक ही योजना था, एक ही लक्ष्य के कारण आर्थिक साधनों का समुचित विकास एवं उपयोग संभव है। संकट काल के लिए उपयुक्त। संकट काल में अधिनायकवादी व्यवस्था सर्वोत्तम रहती है। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय व आदेश एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने के कारण आदेशों की एकता रहती है, जिससे समय पर उचित कार्रवाई करना सरल हो जाता है। राष्ट्रीय एकता की स्थापना। अधिनायक तंत्र में अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त की जा सकती है। देशवासी वीर पूजा के आधार पर अधिनायक को ही राष्ट्र का मूर्तिमान स्वरूप मान लेते हैं। अतः अधिनायक तंत्र लोगों में देश प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावनाएं जागृत करता है और उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। विकासशील राज्यों के लिए उपयुक्त। तृतीय विश्व के विकासशील राज्यों के लिए राजनीतिक और आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन परिस्थितियों में अधिनायक तंत्र उपयोगी माना गया। विकासशील देशों की मुख्य समस्या राजनीतिक अनुशासन कायम करना है और जिसके लिए अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हंटिंगटन के शब्दों में, विकासशील राष्ट्रों में राजनीतिक सहभाग, शिक्षा आदि की वृद्धि के स्थान पर मूलभूत संस्थानात्मक ढांचे का निर्माण होना चाहिए तथा इसके लिए एक दलीय शासन या सैनिक अधिनायक तंत्र उपयोगी हो सकता है। बहुमुखी विकास। अधिनायकवाद का गुण है अनुशासन, व्यवस्था और समृद्धि। यूरोप के देशों में अधिनायक तंत्र की स्थापना के फलस्वरूप तेजी से सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अनेक उद्योग विकसित हुए और समाज में नया आत्मविश्वास जागृत हुआ। जैक्सन ने अपनी पुस्तक यूरोप सिंस द वॉर में लिखा है, स्पेन वासियों के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि रेलें समय पर चली हैं, अधिनायक के अधीन व्यापार और उद्योग समृद्ध हुए हैं, कृषि फली फूली है और श्रम संकट दूर हो गया। अब हम चर्चा करेंगे अधिनायक तंत्र के दोष। तो इसका सबसे बड़ा दोष है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद। अधिनायक तंत्र में व्यक्ति साधन मात्र बन जाता है। वह राज्य रूपी व्रत मशीन का एक पुर्जा समझा जाता है। उसे विचार स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होता है। वह मानसिक दास्ता में जकड़ जाता है। उसकी पहल करने की भावना भी नष्ट हो जाती है। दूसरा दोष है राज्यवाद का समर्थक। अधिनायकवाद राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। यानी राज्य व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति राज्य के लिए है, यह मानता है। व्यक्ति अधिनायकवादी राज्य में दास तुल्य हो जाता है। यथार्थ में राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। शक्ति पर आधारित। अधिनायक तंत्र की आधारशिला व्यक्ति है। इसमें सभी विरोधियों को बर्बरता के साथ कुचल दिया जाता है। इसमें हमेशा दमनकारी एवं हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी शासन। राज्य का स्थायी आधार जनता की सहमति है, न कि पाशविक बल। इस शासन तंत्र में अधिनायक की स्थिति सदा अनिश्चित रहती है। उसे सदा विद्रोह का डर बना रहता है और उसकी अचानक मृत्यु होने पर अथवा उसके विरुद्ध जन विद्रोह होने पर यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि सत्ता का वास्तविक हकदार कौन है। तो ये थे अधिनायक तंत्र के दोष। अब हमने अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र इन दोनों पर चर्चा की इन वीडियोज के माध्यम से। तो अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है? क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है? इन पर हम थोड़ी चर्चा करें
तो पहले लेते हैं अधिनायक तंत्र तथा लोकतंत्र में अंतर। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र का आधार होता है जनता की सहमति और इच्छा से शासन होता है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और यदि जनता शासक या शासक के कार्यों से खुश नहीं है या जनता के हित के कार्य नहीं कर रहा है तो चुनाव के माध्यम से अपने शासक को बदल भी सकती है। लेकिन अधिनायक तंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। अधिनायक तंत्र का आधार ही शक्ति है और वो व्यक्ति को केवल साधन मात्र समझते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म राज्य के लिए हुआ, राज्य का जन्म व्यक्ति के लिए नहीं हुआ। अधिनायक तंत्र केवल अनुशासन, आज्ञा पालन और दमन पर आधारित होता है। विरोधियों का बर्बरता के साथ दमन किया जाता है और ना ही अधिनायक तंत्र किसी के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। लोकतंत्र व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास धीमी गति से होता है। जन कल्याण के कार्य तेजी से नहीं चल पाते क्योंकि इस व्यवस्था में विकास व सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम सहमति पर आधारित होता है। लोकतंत्र में विकास और सामाजिक कल्याण के जो कार्यक्रम है वो सहमति पर होते हैं। लोकतंत्र में न राष्ट्रीय एकता होती है न ही अनुशासन होता है। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की आड़ में मनमानी करने लगता है। सरकार आए दिन बदलती रहती है और सरकारों की अस्थिरता के कारण नीति संबंधी अनिश्चय बनी रहती है। लोकतंत्र में जनता के धन का अपव्यय भी होता है और प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग अधिनायक तंत्र को लोकतंत्र का विकल्प बताते हैं, किंतु यथार्थ में अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का कभी विकल्प नहीं हो सकता। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं। अधिनायक तंत्र में न तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवस्था होती है न ही समानता के सिद्धांत का अनुसरण होता है। लोकतंत्र में सरकारें जन इच्छा के अनुसार चलती हैं जबकि अधिनायक तंत्र में स्वेच्छाचारी शासक होता है। लोकतंत्र में विकास व सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम जन सहमति पर आधारित होता है। जन सहमति के ठोस आधार पर टिका होने के कारण लोकतांत्रिक विकास सही दिशा में होता है, जबकि तानाशाही में कई बार विकास के मार्गों का निर्धारण सही दिशा में नहीं हो पाता। अधिनायक तंत्र में राष्ट्र एकता व अनुशासन ऊपर से आरोपित होते हैं, जबकि लोकतंत्र में आत्म अनुशासन की व्यवस्था रहती है। लोकतंत्र में नियमों के अनुसार शासन होता है और जबकि अधिनायक तंत्र में कार्य दक्षता व पहल करने की शक्ति का दमन किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार हर परिस्थिति के अनुसार ढाली और बदली जा सकती है, जबकि विषम परिस्थितियों में तानाशाही व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध हो सकता है। अतः अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। किसी ने कहा है, स्वतंत्र रहना सदैव किसी के अधीन रहने से अच्छा है, इसलिए लोकतंत्र अधिनायक तंत्र से अच्छा है। धन्यवाद।